यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। वज्रक्रूर पर खड़े आरव के चेहरे पर बच निकलने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि इसके बजाय वह अत्यंत गंभीर था। साथ ही उसकी आंखों में घनी चिंता भी आ गई थी। भले ही वह मनुष्यों और डार्क बिस्टों की सेनाओं से भाग निकला था, लेकिन वह जानता था कि उसकी परेशानियां अभी शुरू ही हुई हैं। भविष्य में वह सिर्फ मनुष्यों का निशाना नहीं होगा, बल्कि डार्क बिस्ट साम्राज्य भी उसे नहीं छोड़ेगा। अब उसके लिए कम पहचान में रहना असंभव था। अचानक आरव हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर परेशानी है तो है। मैं आरव इससे क्यों डरूंगा? हाँ, वह हमेशा महसूस करता था कि दबाव होने पर ही प्रेरणा मिलती है। अब डार्क बिस्ट साम्राज्य और मानव गूढ़ ऊर्जा साधक दोनों उसका पीछा कर रहे थे, तो क्या यह दबाव विशाल नहीं था? ऐसे दबाव का सामना करते हुए आरव को अपनी शक्ति को सुधारने के लिए जी-जान से काम करना होगा, अन्यथा पुष्प महल का सामना करने की तो बात ही छोड़िए, उसके लिए जीवित रहना भी एक समस्या होगी। उसके कंधे पर बैठा बैंगनी मिंक अपना सिर आरव के चेहरे से रगड़ रहा था। जाहिर है वह आरव को सांत्वना दे रहा था। आरव ने मुड़कर बैंगनी मिंक की ओर देखा और फिर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, छोटे साथी, तुम सचमुच अभी प्रभावशाली थे। इससे पहले का वह दृश्य न केवल उन मनुष्यों और डार्क बिस्टों को चौंका गया था, बल्कि आरव भी उससे स्तब्ध था। भले ही उसने अतीत में बैंगनी मिंक को डार्क बिस्टों के समूहों को डराते हुए देखा था, लेकिन इस बार यह अलग था। आखिर वे सभी राजास्तर डार्क बिस्ट थे, फिर भी उन्होंने वास्तव में छोटे साथी का विरोध करने की हिम्मत तक नहीं की। ऐसा ब्लडलाइन दबाव वास्तव में थोड़ा बहुत भयानक था। छोटा साथी पलक झपकाई और फिर उसने अपना सिर फिर से आरव के चेहरे से रगड़ा। आरव मुस्कुराया और वह बोलने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह मुड़कर अपने पीछे देखने लगा और उसने देखा कि लगभग 1 किमी दूर से एक काला बिंदु तेजी से उसकी ओर उड़ रहा था। काला बिंदु अत्यंत तेज था और पलक झपकते ही वह अंगूठे के आकार के बिंदु से मुट्ठी के आकार की गेंद में बदल गया था। जब आरव ने यह देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि यह व्यक्ति कम से कम आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट या आत्मिक स्तर का मानव साधक था। आरोहण पर्वतमाला पर ऐसा विशेषज्ञ कैसे प्रकट हो सकता है? आरव अत्यधिक हैरान था। हालांकि उसके पास इस प्रश्न के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पास भागने के लिए और भी महत्वपूर्ण मामला था, और वह भागना था। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नीचे वज्रक्रूर को नियंत्रित किया ताकि वह तेजी से जमीन की ओर उतरे। भले ही आरव ने अतीत में एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ का सफाया किया था, लेकिन यह उन परिस्थितियों में था कि आत्मिक स्तर विशेषज्ञ ने उसे कम करके आंका था, जबकि उसे हाई रैंक तकनीक तंत्र की मदद मिली थी। वर्तमान में उसके पास केवल एक ही हाई रैंक तकनीक तंत्र था जो करिश्मा ने उसे दिया था, और केवल एक ही स्पष्ट रूप से उस साथी को मारने के लिए अपर्याप्त था जो उसका पीछा कर रहा था। इसके अलावा एक बार जब वह साथी को मारने में विफल रहा तो वह खुद मारा जाएगा। उसने स्वाभाविक रूप से रक्तसंहार मणि जैसे असाधारण खजाने को नहीं भूला था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद वह क्या करेगा? यदि एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ आरव के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालने का इरादा रखता था, तो भले ही आरव रक्तसंहार मणि का उपयोग करे। रक्तसंहार मणि के भीतर की संहार ऊर्जा का उपयोग करने के झटके के कारण वह भी बुरी तरह घायल हो जाएगा। एक बार जब वह आरोहण पर्वतमाला पर बुरी तरह घायल हो गया, जैसा कि अतीत में था, वह रक्तसंहार मणि का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। इसके अलावा एक बार जब वह इसका उपयोग कर लेता तो उसे गारंटी देनी होती थी कि वह अपने दुश्मन का सफाया करने में सक्षम होगा। वज्रक्रूर के जमीन पर उतरने के बाद
आरव ने अपने हाथ से इशारा किया और उसे तुरंत उसके आत्मिक केंद्र भंवर में रख दिया गया। उसके बाद उसने एक स्ट्राइडर तंत्र निकाला, उसे अपने ऊपर थापा और फिर दूरी की ओर चमक गया। ठीक उसी समय जब आरव वहां से गायब हुआ था, एक घुंघराले दाढ़ी वाला आदमी वहां उतरा। आदमी का ऊपरी शरीर नंगा था और उसकी बड़ी आंखें और मोटी भौहें थीं। इसके अलावा उसके शरीर पर मांसपेशियां और नसें उभरी हुई थीं और ताकत से भरी हुई थीं। अगर आरव यहाँ होता तो वह देखता कि यह मजबूत आदमी वही मजबूत आदमी था जिसने महापर्वत श्रृंखला में शाही घरानों के घुड़सवारों के साथ उसका और नयनतारा का पीछा किया था, वह पहला रूपांतरित जानवर जिससे वह मिला था। मजबूत आदमी ने हवा में हल्की सुगंध ली इससे पहले कि वह दाईं ओर मुड़े और देखे, और फिर उसने ठंडी घुरघुराहट की और कहा, छोटे हरामजादे, तुम पिछली बार बच गए थे और इसकी वजह से साम्राज्य में मेरी पूरी इज्जत चली गई। मैं अरण्यवीर तुम्हें फिर से भागने कैसे दे सकता हूँ? एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हारे कंडरा बाहर खींच लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति उस दिशा की ओर चमकी जहां आरव भागा था। स्ट्राइडर तंत्र और गति जूते के बूस्ट के साथ आरव की गति अत्यंत तेज थी, लेकिन उसकी गति और अरण्यवीर की गति के बीच का अंतर अंततः बहुत बड़ा था। इसके अलावा उनकी साधना के बीच का अंतर भी विशाल था। तो लगभग 4 घंटे तक भागने के बाद उन दोनों के बीच की दूरी करीब और करीब होती गई। उनके बीच केवल 100 मीटर से कम की दूरी थी और यह दूरी अभी भी लगातार कम हो रही थी। पलक झपकते ही आरव की भौहें कसकर एक साथ जुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि उसके पीछे के विशेषज्ञ के अलावा अनगिनत आभाएं आसपास से लगातार भागकर आ रही थीं। इसके अलावा ये सभी आभाएं मनुष्यों की नहीं बल्कि डार्क बिस्टों की थीं। इस क्षण आरव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तार्किक रूप से आरोहण पर्वतमाला में ऐसा विशेषज्ञ प्रकट होना असंभव था, लेकिन यह अब हुआ था। डार्क बिस्ट साम्राज्य ने स्पष्ट रूप से नियमों को तोड़ा था, लेकिन मानव विशेषज्ञों ने इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आगे नहीं बढ़े थे। क्या मनुष्य और डार्क बिस्ट दोनों संयुक्त रूप से मेरा पीछा कर रहे हैं, या यह केवल डार्क बिस्ट साम्राज्य है? अगर यह बाद वाला था तो यह ठीक होगा, लेकिन अगर यह पहला था तो स्थिति काफी खराब होगी। मानव मर्क ठीक इसी क्षण एक भयंकर चिल्लाहट अचानक आरव के पीछे गूंजी और फिर एक भयंकर हवा के साथ एक मुट्ठी आरव के पीछे दिखाई दी। आरव का चेहरा बदल गया। वह तेजी से रुका, मुड़ा और अपनी मुट्ठी से वार किया। बैंग! यहां एक भारी विस्फोट गूंजा और फिर आरव सीधे उड़कर दूर जा गिरा। 30 मीटर से अधिक उड़ने के बाद आरव ने हल्के से अपने पैर की नोक से जमीन पर टक्कर मारी और वह मुड़ा और दूरी की ओर चमक गया। अरण्यवीर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी। जाहिर है उसने कल्पना नहीं की थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए कि यह इंसान जो केवल पहले दिव्य स्तर पर था, वास्तव में उसके साथ सामने से टकराने के बाद भी भागना जारी रख पाएगा। आखिर उसने उस हमले में अपनी आधी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन आरव वास्तव में उसकी आधी शक्ति का विरोध करने में सक्षम था। यह क्या दर्शाता था? यह दर्शाता था कि इस इंसान के पास जो केवल पहले दिव्य स्तर पर था, उसके पास एक शारीरिक शरीर था जो राजा स्तर पर डार्क बिस्ट साम्राज्य के कुछ राक्षसी प्रतिभाओं के बराबर था। अरण्यवीर ने अपने विचारों को रोका और एक बार फिर पीछा करते हुए आगे बढ़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, उसके सामने के इंसान को मरना था और उसे उस रहस्यमय बैंगनी रंग के डार्क बिस्ट को अपने साथ वापस लाना था।
क्योंकि ये श्रेष्ठ हुवेंद्र के आदेश थे। इस क्षण आरव ने अपनी गति को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया था। जहां भी उसकी आकृति गुजरी, हवा में सीटी बजने की अनेक आवाजें गूंज उठीं। अभी अभी अपने पीछे के आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट के साथ टकराने के बाद वह जानता था कि यह आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट पुष्प महल की वसुंधरा से अनगिनत गुना मजबूत था। इसलिए अगर यह उसके पास मौजूद शक्ति पर आधारित था तो वह इस डार्क बिस्ट का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था। उनकी साधना में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। यह कुछ ऐसा था जिसे युद्ध तकनीकों से पूरा नहीं किया जा सकता था। बेशक इसका अपवाद किंवदंती की दिव्यस्तर की युद्ध तकनीक थी। अगर उसके पास एक दिव्यस्तर की तकनीक होती और वह अपने पीछे के आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट को चकमा देता तो शायद उसके पास जीतने का मौका होता। लेकिन अब उसके लिए जान बचाकर भागना सबसे अच्छा था। बैंगनी मिंक पूरी तरह से बेफिक्र था। उसने आरव के पीछे के आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। वह आरव के कंधे पर बैठा था जबकि वह लगातार आरव के कान को खींच रहा था क्योंकि उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आरव से तेज होने के लिए कह रहा था, बस थोड़ा और। जैसे ही उसने आरव की गति को बढ़ते देखा, अरण्यवीर ने ठंडी घुरघुराहट की। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर वार किया और फिर प्रतिक्रिया बल पर भरोसा करते हुए विस्फोटक रूप से बाहर निकल गया। ठीक इसी क्षण आरव जो पागलपन में आगे बढ़ रहा था, अचानक रुक गया था और फिर वह मुड़ा, अपनी तलवार निकाली और वार किया। अरण्यवीर चकित रह गया जब उसने आरव को अचानक रुकते देखा। क्या यह बच्चा मौत को आमंत्रित कर रहा है? हालांकि यह विचार उसके दिमाग में अभी आया ही था कि सुनहरी तलवार की एक किरण विस्फोटक रूप से उसकी ओर गोली की तरह आ गई थी। जैसे ही उसने सुनहरी तलवार की किरण को देखा, अरण्यवीर की आंखों में तिरस्कार की एक झलक चमकी और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को सीधे उसकी ओर चूर-चूर कर दिया। बैंग! एक विस्फोट गूंजा और फिर सुनहरी तलवार की किरण तुरंत बिखर गई। जब उसने यह देखा तो अरण्यवीर की आंखों में तिरस्कार गहरा गया। हालांकि ठीक इसी क्षण उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ महसूस किया है। वह बगल से बचने ही वाला था, फिर भी यह थोड़ी देर हो चुकी थी और उसके गले से ताजे खून की एक फुहार का छिड़काव हुआ। यह आरव की अदृश्य तलवार थी जिसने यह चोट पहुंचाई थी। इससे पहले की सुनहरी तलवार की किरण केवल एक दिखावा थी और तलवार नियंत्रण तकनीक द्वारा नियंत्रित अदृश्य तलवार उसका वास्तविक घातक कदम था। इस बार आरव ने खुद को रोका नहीं था। उसने न केवल अदृश्य तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया था, बल्कि उसने अपनी तलवार इंटेंट और स्वर्ण तत्व गूढ़ ऊर्जा का भी उपयोग किया था। हालांकि वह अंततः विफल रहा था, क्योंकि जिस क्षण अदृश्य तलवार ने अरण्यवीर के गले की त्वचा को काटा ही था, अरण्यवीर ने अपनी ठोड़ी को नीचे दबाया था और जबरदस्ती अदृश्य तलवार को जकड़ लिया था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस दृश्य को देखकर आरव ने पछतावे से सिर हिलाया और फिर अपने मन में एक विचार के साथ अदृश्य तलवार उसके हाथ में वापस आ गई। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा जबकि उसका शरीर तेजी से दूर की ओर भाग गया। एक ही वार से दूर भागने की उसकी कोशिश नाकाम रही। इस पल में आरव की शैली एक खूनी पेशेवर की शैली के समान थी। अरण्यवीर ने अपनी गर्दन पर लगा खून पोंछा और फिर उसने अपना सिर उठाकर आरव की ओर देखा जो उसकी दृष्टि से गायब हो गया था, जिसके बाद उसका चेहरा तुरंत बर्बर हो गया। वह एक प्रतिष्ठित आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ था, फिर भी उसे पहले दिव्य स्तर के एक इंसान ने घायल कर दिया था। यह एक असाधारण अपमान था। मानव, मैं अरण्यवीर,
कसम खाता हूं कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरण्यवीर का दहाड़ आरव के पीछे से गूंज उठा। उसके क्रोध ने अरण्यवीर को यह भूलने पर मजबूर कर दिया कि आरव उसकी सुरक्षा को भेदने में कैसे सफल रहा। वह आरव की तलवार को नियंत्रित करने की अजीब तकनीक और उस अजीब तलवार को भूल गया था। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, और वह था इस मानव को काट डालना और उसे जिंदा निगल जाना। आरव पागलों की तरह भागता रहा। एक हाई रैंक स्ट्राइडर तंत्र और तूफान जूते से मिले बढ़ावा के साथ वह अरण्यवीर और उसके बीच कुछ दूरी बनाए रखने में बमुश्किल कामयाब हो रहा था। हालांकि वह जानता था कि अरण्यवीर का उसे पकड़ना केवल समय की बात थी। जब आरव ने यहां तक सोचा तो उसका माथा सिकुड़ गया। अगर वह अरण्यवीर से लड़ता है तो वह निश्चित रूप से उसे हरा नहीं पाएगा। फिर भी वह अरण्यवीर से आगे निकलकर भागने में भी असमर्थ था। दूसरी ओर उसने अभी अभी अचानक हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा था। कुछ ही देर में आरव की आंखें चमक उठीं। वह लगभग एक जगह भूल ही गया था, और वह थी मृत्यु अंधकार खाई। अगर वह मृत्यु अंधकार खाई में कूद जाता है तो क्या उसके पीछे वाला साथी उसका पीछा करने की हिम्मत करेगा? जब उसने यहां तक सोचा तो आरव ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और मृत्यु अंधकार खाई की ओर तेजी से भागा। समय धीरे धीरे बीतता गया। आरव सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगले दिन तक भागता रहा। दूसरी ओर अरण्यवीर एक भूत की तरह था जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसके ठीक पीछे लगा हुआ था, जिसके कारण वह अरण्यवीर को चाहकर भी नहीं झटक पा रहा था। अगर उसके पास स्ट्राइडर तंत्र नहीं होते तो अरण्यवीर ने शायद उसे बहुत पहले ही पकड़ लिया होता। हालांकि अरण्यवीर ने अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी मनुष्यों ने यह भांप लिया था कि डार्क बिस्ट साम्राज्य ने एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ को भेजा है। आरोहण पर्वत श्रृंखला से 500 किलोमीटर से अधिक दूर उस चोटी पर हरिनंद के नेतृत्व में मानव शक्तियों के सभी प्रतिनिधि हुवेंद्र जोंग के नेतृत्व में डार्क बिस्ट साम्राज्य के समूह के साथ आमने सामने थे। दोनों पक्ष हमला करने के लिए शक्ति जमा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल युद्ध छिड़ जाएगा। हुवेंद्र जोंग, तुम्हारे डार्क बिस्ट साम्राज्य ने नियम तोड़ने की हिम्मत कैसे की? हरिनंद ने हुवेंद्र जोंग को ठंडी नजरों से देखा और उसकी आवाज में बेपर्दा गुस्सा था। हुवेंद्र जोंग ने ठंडी आह भरी और कहा, हरिनंद, मैंने तुम्हें अभी बताया था। मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य ने उस रहस्यमय डार्क बिस्ट के लिए केवल एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ को भेजा है और हमने तुम्हारे किसी भी शिष्य पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बेशक अगर तुम्हारे संप्रदायों के शिष्य उसे रोकते हैं तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। हरिनंद ने यह सुनकर कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि हुवेंद्र जोंग चाल चल रहा है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। हुवेंद्र जोंग की कार्रवाई उसके इरादों के अनुरूप थी। चूंकि आदित्य विद्यालय डार्क बिस्टों को नियंत्रित करने की विधि प्राप्त नहीं कर सका, तो यह सबसे अच्छा था अगर दूसरे संप्रदाय भी इसे प्राप्त करने में असमर्थ रहें। जब उसने यहां तक सोचा तो हरिनंद पूरी तरह से चुप हो गया और अन्य शक्तियां भी उसे चुप देखकर शांत हो गईं। जाहिर है उन सभी के मन में हरिनंद जैसे ही विचार थे। तलवार संप्रदाय के नभजीत और शैलाधर स्वाभाविक रूप से चुप नहीं रहते, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आरव इस समय तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक तभी जब नभजीत कुछ कहने वाला था, हुवेंद्र जोंग ने अचानक उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, शायद आप दोनों अभी भी अनजान हैं, लेकिन तुम्हारे तलवार संप्रदाय के शिष्यों के बीच आंतरिक कलह छिड़ गई। मोहिनी को छोड़कर तलवार संप्रदाय के बाकी सभी शिष्यों को आरव ने मार डाला। हाँ, रुद्रांश को भी उसी ने मारा। उस समय कुछ दसियों हजारों मनुष्यों और अनगिनत डार्क बिस्टों ने इसका गवाह बने थे।
मुझे लगता है कि हरिनंद को भी इस बारे में खबर मिल गई होगी, तो आप दोनों उससे पूछ सकते हैं। यह सुनकर नभजीत और शैलाधर के चेहरे बदल गए। नभजीत मुड़ा और हरिनंद की ओर देखा और उसने कहा, भाई नभजीत, हुवेंद्र जोंग ने तुमसे झूठ नहीं बोला। मोहिनी को छोड़कर तुम्हारे तलवार संप्रदाय के सभी भाग लेने वाले शिष्य आरव के हाथों मारे गए हैं। क्या तुम अभी भी ऐसे धोखेबाज और अविश्वासी शिष्य का पक्ष लेना चाहते हो? स्कट इसी बीच कुगु अचानक हंसा और कहा, सहकर्मी शिष्यों का एक दूसरे को मारना। नभजीत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे तलवार संप्रदाय के शिष्य वास्तव में एक दूसरे को मारेंगे। हाँ हाँ हाँ। नभजीत का चेहरा भद्दा हो गया। वह आरव के चरित्र को अच्छी तरह से समझता था और उसे निर्दयी कहा जा सकता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में आरोहण पर्वत श्रृंखला में तलवार संप्रदाय के शिष्यों को मारने की हिम्मत करेगा। क्या वह सोचता है कि तलवार संप्रदाय सच में उसका कुछ नहीं कर सकता, जबकि उसे सुधाकर का संरक्षण प्राप्त है? मुझे विश्वास नहीं होता कि वह ऐसा करेगा। ठीक इसी क्षण शैलाधर, जिसने अब तक चुप्पी साध रखी थी, अचानक बोली और फिर वह आरोहण पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ी। ठीक इसी क्षण हुवेंद्र जोंग अचानक शैलाधर के सामने आ गया और बोला, चंद्रिका, आप कहाँ जा रही हैं? शैलाधर ने हुवेंद्र जोंग पर एक नजर डाली और फिर कहा, चूंकि आपके डार्क बिस्ट साम्राज्य ने नियम तोड़ दिए हैं, तो तलवार संप्रदाय उनका पालन क्यों करे? हुवेंद्र जोंग की आंखें सिकुड़ गईं, जैसा उसने कहा, मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य का आत्मिक स्तर विशेषज्ञ केवल उस रहस्यमय डार्क बिस्ट को पकड़ने गया है और वह किसी भी मानव गूढ़ साधक को निशाना नहीं बना रहा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? शैलाधर ने उदासीनता से कहा। श्रेष्ठ हुवेंद्र, साधना के ऐसे स्तर पर ऐसे बचकाने खेल खेलने से मैं केवल तुम्हें नीचा ही देखूंगी। हाँ हाँ, हुवेंद्र जोंग अचानक जोर से हंसा और थोड़ी देर हंसने के बाद उसने कहा, तुम सही कह रही हो। यहाँ हर कोई इसे अच्छी तरह से समझता है। चूंकि ऐसा है तो मैं, हुवेंद्र जोंग, तुम मनुष्यों की तरह धोखे से काम नहीं लूंगा। वास्तव में उस रहस्यमय डार्क बिस्ट को वापस लाने के अलावा मैंने जिस आत्मिक स्तर डार्क बिस्ट को भेजा है, उसका एक और मिशन है, और वह है उस व्यक्ति को मारना जो उस रहस्यमय डार्क बिस्ट को नियंत्रित कर रहा है। जब उसने हुवेंद्र जोंग की बात सुनी तो शैलाधर की आंखें थोड़ी झुक गईं, जबकि उनमें उदासी की एक झलक दिखाई दी। तलवार संप्रदाय आखिरकार बहुत कमजोर है। अगर आरव आदित्य विद्यालय का शिष्य होता तो क्या वह इतनी निर्भीकता से कार्य करने की हिम्मत करता? इसके अलावा अगर ऐसा होता तो आदित्य विद्यालय डार्क बिस्ट साम्राज्य को खुलेआम आरव के खिलाफ एक आत्मिक स्तर विशेषज्ञ भेजने की अनुमति कैसे देता? क्या तलवार संप्रदाय वास्तव में इतनी हद तक गिर गया है? इस क्षण शैलाधर के दिल में हल्की उदासी उत्पन्न हुई। उसने अपना सिर हिलाया और इन भावनाओं को दबाया, इससे पहले कि उसने अपना सिर उठाया और हुवेंद्र जोंग को देखा, और फिर उसकी कलाई पलटी और ग्रीन डार्कनेस तलवार उसकी हथेली में दिखाई दी। ठीक तभी जब वह हमला करने वाली थी, उसकी सुंदर भौहें अचानक सिकुड़ गईं और फिर अगले ही पल उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। कुछ ही देर में शैलाधर की आंखें अपनी शांति वापस पा लीं। उसने हुवेंद्र जोंग पर एक नजर डाली लेकिन हमला नहीं किया। वह मुड़ी वापस उस जगह चली गई जहां वह पहले रह रही थी और फिर एक बार फिर चुप हो गई। शैलाधर की कार्रवाई ने आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। वह अभी हमला करने वाली थी तो उसने अचानक क्यों रोक दिया? क्या यह इसलिए है क्योंकि वह अपने और हुवेंद्र जोंग के बीच के अंतर से अवगत है? इस क्षण हुवेंद्र जोंग भी था। उसने अभी अभी शैलाधर की गूढ़ ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया था और वह लड़ाई के लिए तैयार था।
तो उसने क्यों रोक दिया? वह स्वाभाविक रूप से नहीं सोचेगा कि वह उससे डर गई थी। उसने अतीत में इस महिला के बारे में सुना था। वह एक विशेषज्ञ थी जिसने आरोहण रैंकिंग्स पर चढ़ाई की थी, इसलिए भले ही वह आत्मोन्नति स्तर पर था, फिर भी यह स्पष्ट रूप से असंभव था कि वह उसे इस वजह से डरा दे। लेकिन अगर वह नहीं था, तो क्या? अगर कुछ असामान्य हुआ, तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई कारण था। इसलिए हुवेंद्र जोम की शैलाधर के प्रति सतर्कता थोड़ी बढ़ गई। अचानक एक अत्यंत शांत और घने जंगल के विस्तार में एक आकृति जमीन पर उतर आई। बूम! जमीन तुरंत फट गई जबकि धूल और मिट्टी का एक विशाल विस्तार हवा में उड़ गई। वह कोई और नहीं बल्कि अरण्यवीर था जो लगातार आरव का पीछा कर रहा था। वह पूरे एक दिन और एक रात से आरव का पीछा कर रहा था। हालांकि पूरे एक दिन पीछा करने के बाद भी वह पहले दिव्य स्तर के एक गूढ़ साधक को पकड़ने में असमर्थ रहा। उसे उस गूढ़ साधक ने घायल भी कर दिया था। इसके कारण अरण्यवीर बेहद क्रोधित था और वह आरव का मांस खाने और आरव का खून पीने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। जब वह जंगल में खड़ा था और आसपास की असामान्यताओं को महसूस कर रहा था, तो अरण्यवीर ने अपने दिल में क्रोध की आग को जबरदस्ती दबाया और सतर्कता से आसपास का जायजा लिया। वह आखिरकार मूर्ख नहीं था। आरव के साथ कई बार टकराने के बाद उसने आरव की ताकत का फिर से मूल्यांकन किया था। आरव की ताकत वास्तव में उसकी तुलना में कमतर थी, लेकिन आरव की युद्ध तकनीक बेहद अजीब थी। अगर आरव केवल उस अजीब तकनीक का मालिक होता, तो उसे आरव से डरने की जरूरत नहीं होती। हालांकि ऐसा ही हुआ कि आरव ने दंतकथा की तलवार इंटेंट को समझा था और आरव की गूढ़ ऊर्जा स्वर्ण तत्व की गूढ़ ऊर्जा थी। सीधे शब्दों में कहें, आरव अब उसे खतरा पैदा करने में सक्षम था। बेशक अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती, तो उसे स्वाभाविक रूप से आरव से डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आरव ने चाल चली तो क्या होगा? कोई अगर नहीं था क्योंकि आरव पहले से ही ऐसा कर रहा था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।